जय हिंद। मैं आयुष सैनी एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स के फिजिक्स के मॉक नंबर 4 की। ठीक है। और ये मॉक है, इसमें मिक्स क्वेश्चन है कुछ, और जैसा कि मैंने एक पोल करवाया था उसके रिगार्डिंग, तो मैं ऐसा करूँगा उसमें कि रोज़ एक तो लाइक चैप्टर के MCQ वगैरह करवा दूंगा इंपॉर्टेंट डेली वाइज, और एक मॉक जिसमें मिक्स क्वेश्चन आएंगे थोड़े बहुत, जैसे अभी करवा रहा हूँ इस तरीके से। तो 2 वीडियोज़ आएंगी डेली फिजिक्स की। ठीक है। तो और किसी को अगर कोई और डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे को मेरी इंस्टाग्राम ID @आयुष सैनी 99 पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट हो तो। ठीक है। बाकी चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये मॉक मॉक नंबर 4। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ, तो हमसे पूछा है लाइट ईयर जो है वो यूनिट किसकी है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट ईयर होता क्या है। पहली चीज़ अपने को पता है कि ईयर ईयर नॉर्मली अपन देखते हैं टाइम को मेंशन करता है। ईयर में 12 महीने होते हैं, वो महीने वो सब टाइम बेसिकली टाइम को मेंशन करता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो लाइट ईयर है ना, लाइट ईयर जो है वो टाइम को मेंशन नहीं करता है। ये याद रखना बिल्कुल। कभी आप पता लाइट ईयर को देख के आप टाइम लगा दो, टाइम कभी नहीं आएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि लाइट ईयर जो है वो टाइम को नहीं बल्कि एक तरीके से डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। और क्या कि कितना लाइट ईयर डिस्टेंस है सन का अर्थ से, मतलब एक जो बड़ी यूनिट है ना, एक डिस्टेंस की काफ़ी बड़ी यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट टाइप से, ताकि बड़ी यूनिट है जो बड़ी बड़ी लेंथ को मेजर करने के लिए काम आती है। ठीक है। तो लाइट ईयर जो है ये किसकी यूनिट है? लाइट ईयर यूनिट है हमारे पास डिस्टेंस की। ये हमें याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, व्हाट लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है? लाइट ईयर है। ये याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या पूछा है हमसे। हमसे पूछा है विच लॉ ऑफ न्यूटन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हमसे पूछा है कि न्यूटन का कौन सा लॉ है जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम है। तो न्यूटन के कौन कौन से लॉ दिए ऑप्शन में? न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज तो आएगा नहीं कभी, क्योंकि तीनों लॉ एक से नहीं हो सकते। अब इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन के जो बाकी के लॉ है वो क्या कहते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। और सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है फोर्स इक्वल टू एम ए वाली बात। ठीक है। और जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी अनटिल और अनलेस उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगाएं उसको मोशन में लाने के लिए। और अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है, पहले से ऑलरेडी मोशन में है, तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स या प्रेशर जो भी ना लगाएं उसको रोकने के लिए। तो ये क्या है? ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये किससे मैच करता है? लॉ ऑफ इनर्शिया से। तो जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है दोस्तों? जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना दोस्तों, वो कहता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो इसके सिमिलर है। तो जो हमारा जो पर्सन है वो क्या है कि कौन सा लॉ है न्यूटन का जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन सा आएगा? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूध से मक्खन निकालने के लिए कौन सा बल उपयोग होता है? दूध या दही, जो भी अपन वहाँ से जो मक्खन निकालते हैं उसके लिए कौन सा बल, या फिर टू एक्सट्रैक्ट द बटर फ्रॉम द मिल्क विच फोर्स इज यूज। तो हमें ये पता होना चाहिए जब दूध से जब लाइक दूध से या दही से जब अपन मक्खन निकालते हैं तो उसके लिए कौन सी फोर्स यूज होती है। तो वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब लगती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? वो टुवार्ड द सेंटर लगती है। ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगती है। ठीक है। तो जो अवे फ्रॉम सेंटर है इसकी वजह से जैसे बार बार जब रोटेट होता है, जैसे कि गांव घर में अपने दही वगैरह निकाल दही से घी निकालते हैं, तो जो मशीन जो घूमती है वो घूमती है तो बाहर की तरफ फेंकती है उन जो भी चीज़ें उनको, तो इसकी वजह से वो घी निकलता है। तो जो क्वेश्चन 3 अपन आएगी दूध से मक्खन निकालने में कौन सा बल उपयोग होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या बोलता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स इज। तो मैंने बोला डायमेंशन फॉर्मूला का क्वेश्चन 110% आपको मिलने ही वाला है एयरफोर्स के एग्जाम में, अप्रैल वाले में भी। और जो मैं करवा रहा हूँ उनमें से 99% चांस से कोई सा मिल ही जाएगा। तो और आप एक तरीका याद रखना, जैसे मैं करवाता हूँ उसको आप ध्यान रखिए किस तरीके से मैं डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहा हूँ। तो देखिए इम्पल्स क्या होती है? एक फोर्स होती है जो कि वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक्ट करती है। ठीक है। तो हमें फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए। फोर्स क्या क्या है? M1L1T-2। ठीक। और टाइम का क्या होता है? टी। अब देखो -2 और यहाँ पे 1 है तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा? M1L1T-1। तो जो हमारे पास जो इम्पल्स आई, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या हुआ? M1L1T-1। ये इस इम्पल्स का फॉर्मूला है। ऑप्शन में कोई नहीं है, इसका मतलब मैंने गलती से इसमें ऑप्शन वो लिखा नहीं है, तो ये आएगा इसका आंसर। इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? ये आपको निकालने का तरीका पता होना चाहिए कि इम्पल्स डायमेंशन फॉर्मूला निकाल कैसे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ईजी है काफ़ी, बाकी इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ नाउ मैं स्टार्टिंग में वही करवा रहा हूँ जो एयरफोर्स में पूछे, उसके बाद मैं बाकी भी कवर करवाऊंगा जो कि नहीं पूछे गए। क्वेश्चन 5, 1 kWh इज इक्वल टू, अब हमें बताना है 1 kWh किसके इक्वल है। सारे आगे यहाँ पे इनके सबके जूल लगा हुआ है, ठीक है, याद रखना। अब 1 kW, 1 किलो को अगर मैं करूँ, किलो में कितने हज़ार होते हैं, वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, वाट पावर की यूनिट है तो इसका क्या आ जाएगा, जूल पर सेकेंड में अपन इसको खोल सकते हैं। इनटू आवर में कितनी होती है, 3600 सेकेंड्स होती हैं। सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल, ठीक। अब इधर देखिए 36, 2 जीरो और ये 3 5, तो कितना हो गया 3 6 1 2 3 4 5, 36 लाख हो गया। तो इसका मतलब 36 इंटू 10 की पावर 5, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, 1 kWh में इतना जूल होता है, ठीक। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो 1 kWh कितने जूल के बराबर है, ये जूल है यहाँ पे, 36 गुना 10 की पावर 5 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या है कि स्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज, हमें पूछा जो अर्थ से, अगर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, अगर आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाना है तो आपको कम से कम कितनी बचने वाली वेलोसिटी होनी चाहिए, आपकी स्केप वेलोसिटी होनी चाहिए, जिसके स्पीड से अगर आप ट्रैवल करें तो आप अर्थ के एनवायरनमेंट को क्रॉस कर जाएंगे। तो ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद होना चाहिए। ए अर्थ के लिए इसकी जो स्केप वेलोसिटी है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब आप 11.2 किलोमीटर एक सेकेंड में ट्रैवल करेंगे, तब जाके आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जा सकते हैं। जो रॉकेट वगैरह जो भी बाहर जाते हैं, जो भी अपने ऑर्बिट में अर्थ के भेजते हैं, और जो भी अपने साइंटिस्ट वगैरह डीआरडीओ के, नासा के, ये सब, तो वो कम से कम उनकी स्पीड क्या होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटर हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी एज, तो वाटर जो है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री टेम्परेचर पे होती है। तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये आपको याद होना चाहिए। वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी कितने पर होती है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग भी एक तरीके से बोल सकते हैं, नॉर्मल है बाकी। टाइम पीरियड फॉर्मूला फॉर सिंपल पेंडुलम इज, जो सिंपल पेंडुलम जो हमारे पास होता है उसके, सिंपल पेंडुलम जो होता है हमारे पास, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g, ठीक। तो ये फॉर्मूला अपन देख लेते हैं यहाँ पे, √L/g, तो देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये नहीं है, ये तो पहले गलत हो जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन 2, पहले ही गलत। ऑप्शन कट करना भी आना चाहिए आपको कि कौन से ऑप्शन गलत दिए हैं कौन से नहीं। 1/2π, 1/4π, क्योंकि 1 में चले गए ये नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए 2π√L/g। अगला क्वेश्चन, ऑडियोबल वेव है फ्रीक्वेंसी, जो ऑडियोबल वेव मतलब, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, वैसे तो सुनने वाली जो वेव, जो वेव्स अपन सुन सकते हैं, उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। तो वो अपने को पता है, नॉर्मल ह्यूमन ऑडियोबल रेंज है वो कहते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, और जो अपन सुन नहीं सकते, जो 20 हर्ट्ज से कम है उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा उनको अल्ट्रासोनिक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आएगा, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब इज द बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है, आप देखो हाइड्रोजन बॉम्ब के क्या, छोटा सा है 1 इसका एटॉमिक नंबर है, तो जो छोटी चीज़ें होती है वो छोटी चीज़ें मिल के बड़ी चीज़ बनाती है। और हाइड्रोजन बॉम्ब का ये सीन है कि हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन जैसे होता है, ठीक है, जो छोटे छोटे हाइड्रोजन मिलते हैं दूसरा बनाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से धमाका होता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो किसके प्रिंसिपल पे बेस है, वो बेस है न्यूक्लियर फ्यूजन के बेस पे। तो ये था आज का मॉक नंबर 4। आई होप ये आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा कि जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। बाकी मैं एक डेली अब चैप्टर वाइज वीडियोज़ भी निकाल दूंगा, और इस वीडियोज़ को उन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। और किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।